हेलो हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ, तहे दिल स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का मैं बड़ा भाई एज अ जो आपके दिल से निकले वो आप कह सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, वो भी मैथमेटिक्स का, जिसका नाम होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? पूरा चैप्टर बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, कोई विदाउट एनी हेजिटेशन। कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और जो जो बात आपको बताई जाए उसको नोट करते रहिएगा, बस। ठीक है? इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ हम लोगों को पढ़ना नहीं है। ठीक है? हद से हद आपके 3 ही टॉपिक है जिसको हम लोगों ने लेक्चर वाइज डिवाइड कर दिया। तो ये आपका जो भी लेक्चर जो अभी देख रहे हैं वो आपका लेक्चर नंबर 1 होगा। तो फटाफट से विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर नंबर 1 को। और आज इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ने के वाले जिसको हम लोग बोलते हैं टॉपिक टू बी कवर्ड, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले चैप्टर का मतलब देखिए कि भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी बताते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या है। अब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है ये देख लीजिए। टॉपिक टू बी कवर्ड की बात करेंगे तो भैया देखिए, टॉपिक टू बी कवर्ड में तो आपका सबसे पहले भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, सब कुछ बताएंगे। ठीक है? उसके बाद इनके कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है भैया? एक अगर इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशंस भी कुछ निकालने होंगे, क्या होता है सॉल्यूशन, सब कुछ बताएंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनको भी डिफाइन कर देंगे। ठीक है? उसके बाद आज हम लोग इसी में एक होता है ग्राफ सिस्टम के हेल्प से हमको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, जो भी जितने भी वेरिएबल की है उसको ग्राफ की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, उन इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग आज लेक्चर नंबर 1 के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है? ये जितना भी पार्ट है आपका लेक्चर नंबर 1 में कवर होगा। अब इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हैं वो हम आगे बता देंगे कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे। क्लियर है? तो फटाफट से विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है। ठीक है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है? पेयर का मतलब आप जानते हैं, पेयर का मतलब टू होता है, जोड़ा जिसको कहते हैं, जिसमें टू मतलब। ठीक है? लीनियर का मतलब होता है, अब लीनियर का मतलब आप कहाँ से समझ लेंगे, जब आपने पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ा है तो वहां पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की जाती है ना। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में सबसे ऊपर कौन आता है? लीनियर। लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं कि नहीं? उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल की इक्वेशन होगी जिसमें कि उन दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो वही हम लोगों को आज इसमें पढ़ना है। क्लियर है? तो लीनियर का मतलब भी आप समझ गए। इक्वेशंस मतलब कि जिसमें एलएचएस बराबर आरएचएस हो। अब इसका जनरल फॉर्म भी हम आपको लिख के दिखाएंगे। ठीक है? अब जैसे एग्जांपल ही देते तो जैसे मान लो x प्लस वाई बराबर 2, ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये क्या इक्वेशन है, कैसे पता चला कि यहाँ पर इक्वल्स टू भी है, कुछ वेरिएबल भी है, कुछ कांस्टेंट भी है। तो ऐसे ही टाइप में हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशंस कहते हैं। ठीक? अब ये कैसे इक्वेशन है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। क्लियर? अब इसके बाद आ जाओ, टू वेरिएबल आप समझ गए, जिसमें दो वेरिएबल, यहाँ पर x और y दोनों अलग अलग वेरिएबल है। इन्हीं को हम लोग वेरिएबल करते हैं। वेरिएबल उन्हीं को कहते हैं जिसकी वैल्यू डिफर करती है, किसी भी फंक्शन पर रखने पर डिफर करती है। ठीक है? अभी सब कुछ समझ में आएगा, बस धीरे धीरे समझो, पेशेंस रखना, जो भी बातें बताई जाए उसको नोट भी करते रहना। ठीक है? और जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सबको करना, गारंटी दे रहा हूँ। इसके बाद कोई भी बुक आप उठाएंगे, उस सवाल को पिक करेंगे, आपसे 100% गारंटी दे रहा हूँ बनेगा 100%। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। चलो, अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर, अब भाई दो वेरिएबल की क्वेश्चन मतलब टू वेरिएबल की क्वेश्चन पढ़नी, तो पहली इक्वेशन लिख दी। अब टू इक्वेशंस भी पढ़नी, भाई पेयर की बात कर रहा है। पेयर मतलब जोड़ा, मतलब आपको जो भी इक्वेशंस मिलेंगी वो पेयर में ही मिलेंगी, मतलब दो मिलेंगी। ठीक है? आप तो नहीं हो, मुझे पता है। चलो इधर आ जाओ टॉपिक में। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। मान लो एक इक्वेशन ले ली, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है? रैंडमली हमने इसे एज एग्जाम्पल लिया है। क्लियर है? अब इसका जनरल फॉर्म देखिए भैया। इस इक्वेशन को देखने के बाद इसका जनरल फॉर्म देखिए कैसे होता है। मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म। भाई ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है?
क्लियर है? क्लियर है भैया? चलो ये तो पहली क्वेश्चन हो गई। अब दूसरी क्वेश्चन देखिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई, ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। ये आपके जनरल फॉर्म है, ठीक है। इन्हीं के बिहाफ पर a1 और a2, b1 और b2 और c1 c2 के रेशियो पर ही डिपेंड करता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस आपको पढ़ना है, जिसमें 3 पार्ट्स आते हैं आपके। अब यूनिक आता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आता है और एक नो सॉल्यूशन आता है, ठीक। अब ज्योमेट्रिकली बोला है, दैट मींस इसमें कुछ ज्योमेट्रिक की बात भी की जाएगी, ठीक है। कुछ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस की बात की जाएगी। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई है स्ट्रेट लाइन से, कि लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, इस बात को नोट करिए। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज हमेशा भाई स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। हमेशा, ऑलवेज। आप लीनियर इक्वेशन कैसी भी, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। समझ गए? अब आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अब इसी के बिहाफ पर मैं यहाँ से a1 और a2 पहले देखिए क्या जनरल फॉर्म में लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी हुई तो पहले उसको कन्वर्ट करें, तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको जनरल फॉर्म में करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये पहला जनरल फॉर्म, ठीक है। दूसरे वाले का देखिए तो 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये हो गई पहली और ये है दूसरी, ठीक है। क्लियर? अब इसी के बिहाफ पर a1 और a2, b1 b2 और c1 c2 हम लोग फाइंड करेंगे। तो a1 मतलब पहली इक्वेशन से वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको उठाना है, उसी को a1 कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को ही a1 a2 b1 b2 और कांस्टेंट में c1 आता है। कांस्टेंट वैल्यू आपकी जो है वो c से डिनोट है, ठीक है। तो a1 मतलब x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ मत कहिएगा 0 रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं भाई, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब आ जाओ b1 की बात करते हैं, आ जाओ भैया b1 की बात करते हैं। b1 कहाँ है? y का कोफिशिएंट कौन है? वो भी 1 है। अच्छा, c1 की बात करते हैं। c1 कौन है? विद साइन आपको -2 लेना है, विद साइन, क्योंकि यहाँ पर जनरल फॉर्मूला प्लस c1 है, ठीक है। आ जाओ भैया, अब a2 लेते हैं। a2 क्या है? a2 यहाँ पर 2 है। b2 क्या है? b2 आपका -3 है। और c2 क्या है? c2 आपका -6। तो ये यहाँ से हम लोगों ने इसकी हेल्प से क्या क्या फाइंड कर लिया? a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब ये a1 b1 क्या चल रहा है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, भी समझ में आने लगेगा। इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इनकी हेल्प से पता चलेगा कि सोल्यूशन, अब इतनी देर से मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, अब सोल्यूशन होता क्या है वो समझो। देखो, जो भी इक्वेशन देखिए, मान लो मैंने एक इक्वेशन उठा ली, ये वाली x प्लस वाई बराबर 2, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है। मैं x और y के प्लेस पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसको रखने पर बराबर हमको 2 मिल जाए, मतलब LHS के प्लेस पर हमको ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी पड़ जाए कि हमको RHS मिल जाए। यही होता है सोल्यूशन, यही होता है सोल्यूशन। अब आप खुद सोचिए, मैं अगर x पर 1 रख दूं और y पर भी 1 रख दूं, भाई ये आपके कोऑर्डिनेट तो आपने पढ़े होंगे क्लास 9 में, जो ये पहला वाला होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होता है। मतलब 1 y x की प्लेस पे 1 रख दे, y की प्लेस पे 1 रख दे, तो 1 + 1 आपका इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS, मतलब जो 1, 1 है ये आपके सोल्यूशन है, ये आपके सोल्यूशन है। अच्छा, अब क्या एक ही है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो और फाइंड कर सकता हूँ। मान लो मैंने x को रख दिया 100, ठीक है, x की प्लेस पर 100, y की प्लेस पर मैंने रख दिया -98, y की प्लेस पर मैंने रख दिया -98, क्या 2 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मतलब ये भी आपके सॉल्यूशंस हो गए, ये भी आपके सॉल्यूशन हो गए, मतलब 100, -98 आपका ये भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्या और भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने कहा 7 नहीं, 7 छोड़ते हैं, मैंने कहा 4, x की प्लेस पर 4, y के प्लेस पर -2, x की प्लेस पर 4, y की प्लेस पर -2, क्या RHS 2 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आ गया। मतलब ये भी आपका सॉल्यूशन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल की प्लेस पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि हमको RHS वाली वैल्यू मिल जाए, यही होता है, इसे ही कहते हैं सॉल्यूशन। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको LHS पर रखने पर हमको RHS मिल जाए, वही होता है सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बोलो क्लियर है? एकदम बढ़िया, चलो चमक गया आई होप।
ठीक है, अब आ जाओ सॉल्यूशन हम लोगों को क्लियर हो गया। अब इन्हीं की हेल्प से जो सॉल्यूशंस निकालने का तरीका है वो किन्हीं दो तीन पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया गया, फर्दर डिवाइड कर दिया गया। अब देखो कैसे, अब इन सबको आई होप आप समझ गए होंगे। A1 A2 B1 B2 भी निकालना समझ गए होंगे विद साइन। भैया ध्यान से देखिएगा क्योंकि जनरल फॉर्मूले से ही आपको सब कुछ देखना है। आप अगर जनरल फॉर्मूला समझ गए तो आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालनी आ जाएगी। क्लियर है, समझ गए? चलो अब इसके बाद देखिए, मैं बात करता हूं सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करता हूं। तो भाई देखो, पहला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम कैसे सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग इसको ग्राफिकली फाइंड कर सकते हैं भैया। ठीक है, ग्राफिकली फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा एलजेब्रिक भी सॉल्व कर सकते हैं, एलजेब्रिक भी इसका एक तरीका होता है। अच्छा, ग्राफिकली तो एक अलग हो गया। अब एलजेब्रिक के वापस से दो और फर्दर पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन, ठीक है, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इतने तरीके होते हैं, लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो डिलीटेड। कौन सा? जैसे ग्राफिकली आपके सिलेबस में है, सब्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना है, एलिमिनेशन भी आपको पढ़ना है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। दैट मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला आपको पार्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस से नहीं है ये। क्लियर है? तो हमको कुल मिला के क्या क्या पढ़ना है? हमको ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड करना है, मतलब पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग को पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना। अच्छा, ये इन्हीं की मैं बात कर रहा था कि इन्हीं को मैंने पोस्टपोन किया है। किसमें भैया? इन्हीं को मैंने लेक्चर नंबर 2 में पोस्टपोन किया। ये भी ये टॉपिक्स आपको लेक्चर नंबर 2 में मिलेगा देखने को। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकली मेथड पढ़ेंगे। अच्छा, एक और मेथड होता है, एक और मेथड होता है जिसको हम लोग एकदम सेपरेटली पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। क्या समझे? देखो 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 देखो, एकदम आराम से देखो। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। मैंने कहा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आगे आप समझ गए होंगे, टू वेरिएबल है। ठीक है, अब इनमें तीन पार्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से मन लगा के नोट करते रहिएगा। पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? पहले देखिए, पहला इसमें तीन केसेस बनते हैं भैया। केस नंबर 1, ठीक है, उसके बाद केस नंबर 2, ठीक है, और उसके बाद लास्ट आपका केस नंबर 3। ठीक है, अब ये तीनों केसेस में अलग अलग आपको पढ़ना है। देखो, सबसे पहले केस नंबर 1 होता है आपका यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे आप हो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ, आप जो लोग हो वो अपने आप में यूनिक हो भैया। ठीक है, अपने आप में यूनिक पोटेंशियल है आपके अंदर। ठीक है, आप बड़े से बड़े काम कर सकते हो, बस आपको उस काम को पहचानना है कि मैं किसके लिए, किस चीज़ के लिए मैं बना। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। यूनिक सोल्यूशन मतलब कोई एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी जिसके कुछ और कुछ यूनिक होंगे, मतलब उनके अलावा और कोई सोल्यूशन उस पर, उस इक्वेशन पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, उसी को कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब एक ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें ढेर सारे, मतलब मेनी एंड मेनी सॉल्यूशंस होंगे, लाई करेंगे। ठीक है, समझ गए? चलो आ जाओ केस नंबर 3, जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ये आपके तीन केसेस हैं। अब इन्हीं पर ज्योमेट्रिकली कैसे बात करेंगे, देखो अब यहाँ पर जो मैंने अभी A1 A2 B1 B2 C1 C2 हम लोगों ने पढ़ा था ना, बस उसी की हेल्प से इसको देखना होता है। देखो, जब कभी ऐसा हो जाए कि A1 अपॉन A2 रेशियो की बात हो रही है भैया, यहाँ पर रेशियो की बात होगी,
ठीक है, इसीलिए मैंने A1 B1 C1 सब कुछ पहले पढ़ा दिया। तो A1 बाई A2 का रेशियो बराबर नहीं होता है B1 बाई B2 के रेशियो के बराबर, तो हम इस कंडीशन को यूनिक सोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन पर एक यूनिक सोल्यूशन ही होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे भाई, चिंता मत करिए। ठीक है, अब बताओ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन पर। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन पर क्या होता है, A1 बाई A2 का रेशियो बराबर होता है B1 बाई B2 के रेशियो के बराबर, और ये दोनों रेशियो भी बराबर होते हैं C1 बाई C2 के रेशियो पर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर C1 C2 क्यों नहीं आया, यहाँ पर C1 C2 क्यों नहीं आया। तो भैया एक बात बताइए, जब A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है तो मुझे आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, पहले ही गलत हो गया सोल्यूशन। अब क्या, अब आप अच्छा मुझे खुद बताइए, आप खुद सोचिए, आप कोई सोल्यूशन कर रहे हैं, गलत हो गया, आप खुद पता चल रहा है भाई गलत हो गया, तो मुझे इसके आगे बढ़ना ही नहीं है। तो सेम केस यहाँ पर भाई, जब यहीं पर इक्वल नहीं है तो मुझे आगे जाने की क्या जरूरत है। तो भाई C1 C2 का रेशियो यहाँ पर नहीं गया था, समझ गए। अब आ जाओ यहाँ, ये वाला केस आपको समझ में आ गया भैया, इसको हर एक डब्बे में बंद करो और इसको नोट भी करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 3 में आइए, जो नो सॉल्यूशंस है, इसमें क्या होता है, A1 बाई A2 का रेशियो बराबर होता है B1 बाई B2 के रेशियो के बराबर। ठीक है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये तो होता है, लेकिन भैया जो B1 बाई B2 होता है वो डज नॉट इक्वल होता है C1 बाई C2 के बराबर। समझ गए क्या, नोट करो फटाफट से, इमीडिएटली नोट करा जाए इसको। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इन्हीं को ज्योमेट्रिकल कैसे देखते हैं भैया, नाम में ज्योमेट्रिकल है, मतलब कुछ लाइन स्ट्रेट लाइन की बात की जाएगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि लीनियर इक्वेशंस की ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनते हैं। अब ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बनते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो दो लाइन होंगी, दोनों का ग्राफ अलग अलग होगा, मतलब दो स्ट्रेट लाइन होंगी। अब दो स्ट्रेट लाइन कभी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आपका सोल्यूशन होता है, जो यूनिक सोल्यूशन वाले को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जो आपका यूनिक सोल्यूशन होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहो इसको, जो एक पॉइंट पर कट करती है और एक यूनिक जगह कट करती है, और कभी कहीं कट ही नहीं करेगी, तो एक यूनिक प्लेस पर कट करेगी और वही उसका सोल्यूशन होगा, किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है। अब बताओ इसमें ये क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब इस केस में जो स्ट्रेट लाइन होगी वो एक के ऊपर एक चढ़ी बैठी रहती है। ठीक है, मतलब कि समझ गए क्या, मतलब मानो एक कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, क्लियर। अब उसी के जस्ट ऊपर दूसरी वाली पेयर लीनियर इक्वेशन होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर गई, कोइंसिडेंट, इसको कोइंसिडेंट कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं भैया, कोइंसिडेंट लाइन, जो लाइन के ऊपर लाइन चढ़ जाए, ठीक है, मतलब पीछे वाली लाइन को ढाक ले, छिपा ले, उसी को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। आपको सबसे आगे वाली लाइन ही दिखेगी बस। ठीक है, ऐसी मतलब ऐसी कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का सॉल्यूशन भी रहता है, इसलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ गए क्या। अब आ जाओ नो सॉल्यूशन में, अब आ जाओ नो सॉल्यूशन में। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक लाइन को दूसरी लाइन से कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता भाई, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, तुम अपने रास्ते जाओ, वही खेल यहाँ पर भी है, वही समस्या यहाँ पर भी है भैया, एक अपने रास्ते एक अपने रास्ते, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। ठीक है, तो इस केस को कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन कहते हैं, पैरेलल लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट ही ना करें, और जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, ना ही एक के ऊपर एक चढ़ेंगी, तो सोल्यूशन ही नहीं होगा, सोल्यूशन ही नहीं होगा भाई, एक अपने रास्ते भाई, तुम अपना जाओ मैं अपना जा रहा हूँ, चलो भाई कोई सोल्यूशन भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी तो एक यूनिक मिल रहा था, यहाँ पर तो भाई सर लाइन के ऊपर लाइन ही चढ़ गई, मतलब इनफाइनाइटली मेनी, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पैरेलल है। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब फटाफट इसको नोट भी कर लिया जाए। ठीक है, अब एक और नाम इसको दिया जाता है, एक और नाम दिया जाता है इसी में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में एक और नाम, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, अब ये कौन सी नई बात आपने बता दी, देखो ध्यान से सुनना, बस ध्यान से।
इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन और कंसिस्टेंट सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? कंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होता है कि जिसमें किसी भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशंस होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, एक हो, इनफाइनाइटली मेनी हो, मतलब होना चाहिए, ये बात तय है। उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, उसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर बताइए, आप खुद सोचिए कौन कौन सी कंसिस्टेंट सोल्यूशन होंगे। बताओ, आप खुद सोचो भाई, किसके किसके सोल्यूशन है भाई? इसका एक यूनिक सोल्यूशन मिला, मैंने कहा एक सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी हो, मतलब सोल्यूशन होना चाहिए, ये बात कंपलसरी है। बस इस बात को अगर फॉलो कर रही है दैट मींस वो कंसिस्टेंट है। तो बताओ यूनिक सोल्यूशन का एक सोल्यूशन है कि नहीं? बोलो ये कंसिस्टेंट है या नहीं? बिल्कुल ठीक है, कंसिस्टेंट है। अच्छा, कंसिस्टेंट नाम के साथ एक और शब्द भी आता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, भाई हम लोग फ्री हैं, ये लोग फ्री होते हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन है, ये भी बात तय करती है। कौन? देखो, कंसिस्टेंट है, एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट है। क्लियर? समझ गए? अब आ जाओ यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में बताओ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में बताओ भैया क्या होगा? सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर मेनी सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट तो हो गया। लेकिन यहां पर एक लाइन दूसरी लाइन पर डिपेंड करती है, एक लाइन दूसरी लाइन पर, मतलब एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, तो ये आपका डिपेंडेंट हो गया। ठीक है भैया, सही से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट आपका अलग है, तीनों केसेस अलग अलग है, तीनों केसेस में अलग अलग एक बढ़िया सा चार्ट बनाइए और समझ के रखिएगा इसको, खासकर इसके रेशियो जरूर याद रखिएगा। ये आपको याद हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे ये पहचानिए कि अगर कहीं पर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दैट मीन्स वो कौन सा केस है? इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन वाला केस है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, बस आपको ये सब याद होना चाहिए। बाकी इसके रेशियो तो भाई साहब आपको याद होने ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी आपसे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाएगा कि ये दो लीनियर इक्वेशन दी होंगी, आपको पहचानना होगा कि कौन यूनिक है या इंडिपेंडेंट, मतलब इनफाइनाइटली मेनी है या नो सॉल्यूशन, कौन सा केस है वो आपको टिक करना होता है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर मैंने बताया था कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब ये वाला सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये इनकंसिस्टेंट होती है, ये इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट के साथ कोई डिपेंड नहीं होता, कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता, बस भाई सोल्यूशन ही नहीं है तो आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात फटाफट से नोट की जाए। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। बस अब जितने टॉपिक थे सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, आप सीधा हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई है। ठीक है, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, सभी इस रेशियो को याद जरूर करे रखिएगा। अभी मैं आपको खुद आपके सामने प्रूफ करा दूंगा कि भैया इसके रेशियो की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, a1/a2 does not equals to b1/b2, that case is unique solution. a1/a2 is equals to b1/b2 and b1/b2 is also equals to c1/c2, that case is infinitely many solution. समझ गए? ये दूसरा केस है। तीसरा केस आपका कहता है कि a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन b1/b2 does not equals to c1/c2, तो ये केस आपका होता है यूनिक, नो सॉल्यूशंस का। समझ गए? क्लियर हो गया भैया? आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं? कभी कभी तो आपको मैंने बता दिया कि कभी कभी दोनों इक्वेशंस आपको गिवन होंगी और आपको चेक करके देखना होगा रेशियो की हेल्प से कि वो कौन कौन सी इंडिपेंडेंट, सॉरी, यूनिक है या इनफाइनाइटली मेनी है या नो सॉल्यूशन है। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा सीबीएसई घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कभी कभी आपसे कह देगा कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है, कभी कभी कहेगा इंडिपेंडेंट है या नहीं, कभी कहेगा डिपेंडेंट है कि नहीं, मतलब आपको घुमाया फिराया जाएगा। तो आपको घूमना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, घूमना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अलग अलग नाम से पहचानना होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा यूनिक सोल्यूशन में कंसिस्टेंट आता है और उसके साथ क्या आता है? इंडिपेंडेंट आता है, ये बात याद रखना। अब कभी कभी इनफाइनाइटली मैनी वाली कभी केस बन जाए तो उसमें शायद
ये ना दिया हो कि कोइंसिडेंट वाली केस बन रहा है, नहीं, आपसे कह दिया कंसिस्टेंट भी है और डिपेंडेंट भी है, ये ऑप्शन मिल गया तो आप वो वाला ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, मैं आपको होने ही नहीं दूंगा। सारे पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पे मैं आपको समझाऊंगा कि भैया यहाँ पर गलती हो सकती है, तो गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, समझ गए? मैं हर एक पॉइंट पे आपको अलर्ट करूंगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मैं लिख करके आया हूं और पहला ही सवाल कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे मुझे बता दो। सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वे। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 16। सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पहला काम ये होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपको सबसे पहले चेक करना है क्या वो स्टैंडर्ड या सॉरी जनरल फॉर्म में है या नहीं। जर्नल फॉर्म में है यानी सबसे पहला पॉइंट आपको चेक खुद से खुद करना है, खुद करना है, लिखा हो या ना लिखा हो आपको खुद करना है। ठीक है, और खुद करना ही पड़ेगा यार, वहाँ थोड़ी ना लिखा रहेगा कि आपको जनरल फॉर्म में चेक करना है, बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा, आपको खुद चेक करना होगा अपने माइंड की हेल्प से। ठीक है, तो भैया इसको सबसे पहले चेंज कर लो, मुझे दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में नहीं दिख रही है, तो मैं जब इसको चेंज करूंगा तो मैं करूंगा 2x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये चेंज हो चुकी है, अब ये चेंज हो चुकी है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, वो हमको बता दीजिए। तो हम किसकी हेल्प से बताएंगे, हम रेशियोज की हेल्प से बताएंगे। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। यहाँ पर भैया एक्स कोएफिशिएंट कौन है, मतलब a1 की वैल्यू 1 आ गई, a2 की वैल्यू 2 आ गई। देखो a2 वैल्यू ये है, b1 की वैल्यू बता दो भैया, b1 की वैल्यू क्या है 2 है, b2 की वैल्यू क्या है 4 है, c1 की वैल्यू क्या है -8 है, c2 की वैल्यू क्या है -16 है। ठीक है, हमको सारे रेशियोज पता चल गए। अब हमको रेशियो के उस पर लिखना है, मतलब कि 1/2, ठीक है, फिर आपका होगा 2/4 और फिर -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 1/2 है, इसको काट दो, ये भी 1/2, इसको काट दो, ये भी, मतलब तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, एक दूसरे के तीनों बराबर, मतलब a1/a2। ये कौन सा केस है, पहचानो जल्दी से, हमसे पहले पहचान जाओ, मुझे पता बहुत लोग पहचान जाओगे। ठीक है, बताओ कौन सा केस, इनफाइनाइटली मैनी वाला है या नहीं। तो बस हो गए, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यही तो पूछा था। तो हमसे बता देना है यहाँ पर कि भैया इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यही पूछा था हमसे। बोलो कितना आसान सा सवाल था कि नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ी मुझे, सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ी, अगर मुझे रेशियोज ही नहीं पता होंगे। मान लो ये सब मैंने हो गया, अब मुझे पता नहीं है कि भैया ये कौन सा केस होता है, मुझे मैं तो भूल ही गया, तो क्या इसके आगे आप पढ़ सकते हो, क्या आप इसके आगे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ याद करके रखना, ठीक है, समझ के रखना। क्लियर है, ठीक ठीक। अच्छा मैं उनसे पूछ लूँ कि भैया इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे नाम बोलोगे, बताओ। क्या ये कंसिस्टेंट है, बिल्कुल है। क्या ये डिपेंडेंट है, जी हाँ बिल्कुल है। मैं दूसरा कह दूं ये कौन सी लाइन है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन है। ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। आपको तीनों चारों नाम याद होने चाहिए, ठीक है, समझ गए। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। मैं यहाँ पर अच्छा मन में सवाल आ रहा हो कि आप कौन कौन से क्वेश्चन कवर कराएंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी भी, एग्जाम्पलर भी, आपको कोई भी रेफरेंस बुक चलेगी, आपको एमएल आरएस आरडी, आपकी कोई भी सवाल ले लो भैया, किसी भी बुक से ले लो, आपको बनेगा 100%। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बुक को उठाइए और रिलेटेड टॉपिक से ही उठाइएगा, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया उसी पर क्वेश्चन को पिक करिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, आपसे 100% वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए, डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हाँ, वो हमसे पूछ रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या उसके नो सॉल्यूशन है, तो कैसे चेक करेंगे, रेशियोज की हेल्प से चेक करेंगे। तो मुझे बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन देखो कैसे लिखा है, कह रहा है डज द फॉलोइंग इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। मतलब हमसे सवाल पूछा जा रहा है भाई साहब, हमसे मतलब आपसे भी पूछा जा रहा है, हमसे भी पूछा जा रहा है, दोनों लोग आंसर देंगे।
दोनों लोग आंसर देंगे, बताओ कैसे। 2x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 3 है, ठीक है, पॉजिटिव 3 है। दूसरा है 12y प्लस 6y इक्वल्स टू 6, ये दूसरी इक्वेशन है। सबसे पहले क्या काम है, सबसे पहला क्या काम, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, जनरल फॉर्म में चेंज करिए दोनों इक्वेशन को। 2x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0 हो गया। दूसरी इक्वेशन 12y प्लस 6y माइनस 6 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो गई और सेकंड इक्वेशन ये हो गई। अब इसको रेशियो उसके अंदर चेक करिए, a1 बाई a2। अब आप देखो, बार बार लिखना नहीं कि a1 ये b1 वो ये सब कुछ नहीं लिखना, आपको खुद अपने मन में ही देख लेना भाई a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो मैंने देखा a1 आपका 2 है, तो मैं लिखा 2/12, यहाँ लिखो 4/6, यहाँ लिखो -3/-6, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो यहाँ पर कट करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, यहाँ पर इसको 2 से कट कर देंगे तो 2 2 जा और 2 3 जा हो जाएगा, यहाँ पर 1/2। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ 1/6 है, यहाँ पर 2/3, यहाँ 1/2, तो कोई भी एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, कोई भी एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। दैट मीन्स देखो, सही किया ना भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखने को मिला कि जो a1 बाई a2 है वो डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है, तो मुझे आगे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये हमसे पूछ रहा है क्या कि डज द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, जी नहीं, इसके कोई नो सॉल्यूशन से ये भाई साहब यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशन आपको मिल गई है। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, आपको देखो खुद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भैया अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखो अब यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन चेक करने को मिल सकता है एमसीक्यू में, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिल सकता है एमसीक्यू में चेक करने के लिए। देखो कैसे, जो पहली इक्वेशन है वो कह रही है 3x प्लस 1/7y इक्वल्स टू 3, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ये आपकी दोनों इक्वेशन है। पहले सबसे पहला क्या काम आपको करना है कि क्या दोनों इक्वेशंस जर्नल फॉर्म में लिखी है या नहीं, पहली चीज यही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार वही काम सबसे पहले करना है। ठीक है, आप अपने हैबिट में डाल लो इसको, या पहले दोनों इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में। ठीक है, अच्छा मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताओ, मन में सवाल आ रहा होगा कि बार बार एक ही बात को रिपीट करा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि आप साइन को लेकर के गड़बड़ी कर सकते हो, मुझे अच्छे से पता, अभी स्टार्टिंग है इस वजह से आप गड़बड़ कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन जब आप लेफ्ट साइड ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो C1 तो जर्नल फॉर्म में लेफ्ट साइड ही रहता है, तो यहाँ पर नेगेटिव। अब मान लो आपने गलती से पॉजिटिव ले लिया, आएगा फाइनली आए लास्ट में पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, तो साइन तो कट जाएगा। मान लो कोई एक माइनस की वैल्यू आ गई तो आपको माइनस में आंसर आएगा, और वहां पर आपने गड़बड़ कर दिया, तो समझ पा रहे होंगे ना आप, खुद समझ पा रहे होंगे भैया गलती कहाँ हो सकती है। इसी वजह से मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं आपसे क्या नहीं कहूंगा कि भैया आपको ये काम करना, आप खुद करने लगोगे, क्योंकि वो हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब यहाँ पर आप देख के खुद डर गए होगे भैया 1/7y लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे लिखा है बस वैसे, मुझे b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है 1/7, बस इतना पता है। ठीक, अब बताओ साइड में आ जाओ, सबके रेशियो फटाफट से लिखना स्टार्ट कर दो। पहला हो गया 3/7, फिर हो गया 1/7 अपॉन में उसका भी क्या कहा गया भाई 3। ठीक है, और यहाँ पर -3/7, ये कट गया, मतलब माइनस माइनस को कट गया, 3/7 है। यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी 3/7 हो जाएगा, और ये तो आपका 3/7 है, मतलब सब एक दूसरे के बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर है। तो हमको ये वाला केस मिल गया है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड ऑल्सो इज इक्वल टू c1/c2। ये केस आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का होता है, तो आपको लिखना है यस दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अंतिम लाइन आपको यही लिखनी है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भैया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलें।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब आपको याद रखना कंसिस्टेंट क्या होता है। याद आया क्या? बिल्कुल आना भी चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब जिसके कुछ ना कुछ की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन हो, कुछ ना कुछ, या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइटली। मैंने मतलब 2 ही केसेस तो बताए भैया, 2 ही केसेस तो बताए कंसिस्टेंट के। तो बस समझ गए आप। पहली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं करवा दूंगा, दूसरी आपको होमवर्क, ठीक है। चलो, अच्छा वाह। यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इसको जर्नल फॉर्म में चेंज करोगे, कि ऑलरेडी है, क्योंकि यह ऑलरेडी है भाई, ठीक है। समझ गए? आ जाओ फटाफट से, आ जाओ फिर काम पे चलते हैं। पहला कह रहा है 1/6 है, मुझे कंसिस्टेंट चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर है 2/3 और यहाँ पर है -3/-9। ये आपका कट हो गया, ये हो गया 1/3, ठीक है। ये 1/6, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो 1/6 है वो 2/3 के डज नॉट इक्वल्स। तो जब यहीं पर ये a1/a2 वाला केस b1/b2 के डज नॉट इक्वल्स में है, दैट मीन्स ये वाला केस आपका यूनिक सोल्यूशन में होता है। और यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट की कोई बात नहीं करी गई है। पहले तो ये भैया चेंज करो, यहाँ पर पूछा गया है कंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर लिखो r, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब जिसके कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो, तो यहाँ पर इसके यूनिक सोल्यूशन आपका कंसिस्टेंट होता है। तो पहली इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट है, दूसरी इक्वेशन मैं आपको ऐसा होमवर्क देता हूँ, फटाफट इसको खुद से चेक कर लेना वीडियो को पॉज करके। ओहो, ये तो भाई साहब मुझे लगता है खुद बतानी पड़ जाएगी। 2ax + by = a, 4ax + 2by -2a = 0। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी पेयर ऑफ इक्वेशन है जिसको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं। कैसे करोगे? रेशियो की हेल्प से। आप यहाँ पर a b y ये क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखो, आपको x का वेरिएबल चाहिए, सिर्फ x का पड़ोसी मतलब 2a पूरा लेना है, ठीक है। यहाँ पर 4a हो जाएगा, फिर है यहाँ पर कौन है b/2b, और यहाँ पर इसको जब इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो -a/-2a। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर a से a कैंसिल है, यह आ गया 1/2, ठीक है। पहली वाली 1/2। यहाँ पर क्या b से b भी कैंसिल है, 1/2, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, a से a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 1/2। सब तो एक दूसरे के बराबर है। और जब ऐसा केस होता है तो ये होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो आंसर में लिखना है यस, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बोलो क्लियर है? मैंने इसलिए करा दिया ताकि आप ये ना समझे कि साथ में a को लेना है या नहीं। तो मैंने क्या कहा, x और y का वेरिएबल कोएफिशिएंट लेना है, ठीक है। x और y का कोएफिशिएंट लेना, उनका पड़ोसी उठा लेना। अब चाहे वो a हो, b हो, कुछ भी हो, m हो, n हो, x y z कुछ भी हो, आपको उसका कोएफिशिएंट मतलब पड़ोसी उठाना है, ठीक है। किडनैप समझ गए? बस चलो, अब चलते हैं अगले सवाल। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ linear equation have a unique solution, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशंस भी लिख लेते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन है 7x - 5y - 4 = 0, और दूसरी है 14x + ky + 4 = 0, ठीक है। अब चेक करो, पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है
वो यूनिक सोल्यूशन है या नहीं, पहले हमको ये चेक करना है। पहले क्या चेक करना है कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या वो यूनिक सोल्यूशन में आती है क्या। तो यूनिक सोल्यूशन का केस a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये वाला केस अगर फॉलो हो रहा है तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर उसको यूनिक सोल्यूशन में नहीं है तो उस केस में हमको k की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। a1 a2 सबका रेशियो आपको पता है निकालना, ठीक है। x का पड़ोसी y का पड़ोसी उठा लेना है बस। ठीक है, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर -5 है तो -5 आपको लेना है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ फटाफट से। यहाँ पर आएगा k, यहाँ पर -4/+4, यहाँ से -1 आएगा। अब देखो ध्यान से, ये क्या एक दूसरे के बराबर है? नहीं है, मतलब ये यूनिक सोल्यूशन वाला केस हमको मिल गया। यूनिक सोल्यूशन मिल गया, दैट मींस अब k की वैल्यू हमको फाइंड करना। मैंने क्या बोला, अगर वो यूनिक सोल्यूशन है तभी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? ठीक। अब ये हमको यूनिक सोल्यूशन का केस मिल गया। अब देखो k की वैल्यू आएगी कैसे। अब आप देख करोगे डज नॉट इक्वल्स टू है तो मुझे k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिमाग में सवाल तो आ रहा होगा। अब देखो कैसे, देखो देखो यहाँ पर हो जाएगा 7k, डज नॉट इक्वल्स टू तो आपको डज नॉट इक्वल्स टू ही लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। ठीक है, 14 5 आपका 70 हो जाएगा। ठीक, वो भी नेगेटिव का। अब आ जाओ यहाँ पर k डज नॉट इक्वल्स टू -70/7 आ जाएगा, मतलब k की वैल्यू -10 नहीं होगी, बाकी सब होगी। क्या बोला मैंने? सारे रियल नंबर मतलब ऑल रियल नंबर पर डिफाइंड होगा ये सोल्यूशन एक्सेप्ट 10 -10। ठीक है, k की वैल्यू सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होगी लेकिन -10 पर डिफाइंड नहीं होगी, ये कहना चाहता है। क्लियर है? ओके, ऑल फाइन। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका एज अ होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैं यहीं पर इसको नोट कर देता हूँ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है, मतलब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है सेम है, सॉल्व करना है। इक्वेशन आपकी kx प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 10। ये आपकी दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले चेक करना है कि क्या ये यूनिक है या नहीं। अगर यूनिक है, इफ यूनिक है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं तो फिलहाल इसका रेशियो देख के ही बता सकता हूँ कि क्या ये यूनिक है या नहीं। तो ये यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है भाई। क्यों नहीं है? यहाँ पर k/x है, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 1/3 क्योंकि इसको 2 से और 6 कट जाएगा ना भाई 1/3। तो यूनिक नहीं, मतलब इस केस में आपको k की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। समझ गए क्या? मैंने खुद ही बता दिया आपको। समझ गए? ठीक, आ जाओ अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो भी एकदम सेम है लेकिन कंडीशन चेंज है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस बार p की वैल्यू पूछा है फॉर विद द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। पहले चेक करना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन क्वेश्चंस हैं उनको चेक करना है कि क्या वो हैव नो सॉल्यूशन वाला केस है क्या। ठीक है, बाय हेल्प द ऑफ रेशियोज आपको चेक करना है कि क्या वो यूनिक वो नो सॉल्यूशन वाला केस है। अगर है तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, -x प्लस पी वाई इक्वल्स टू 1 और पी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है और नो सॉल्यूशन वाला केस है। ठीक है, नो सॉल्यूशन वाला केस रहेगा, मतलब कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये वाला केस। ठीक है, अब आ जाओ पर रेशियो स्केल से पहला आ जाएगा -1/p इक्वल है क्या p अपॉन -1 एंड डज नॉट इक्वल्स टू -1/1।
तो यहाँ पर तो पहला ही वाला नहीं बन रहा है, मतलब ये ही इक्वल नहीं है। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर -1/p है, यहाँ पर -p है, जब इक्वल ही नहीं है तो हमको p की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। तो हमको यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हैविंग नो सोल्यूशन वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो अब आपको यहाँ से जो भी हमने रेशियोज की हेल्प से फाइंड करना सोल्यूशन आपको सिखाया, अब टॉपिक हुआ फिनिश। अब हम चलेंगे कहाँ पर? ग्राफिकल मेथड पर। ठीक है, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हमको बताना होगा कि सोल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइटली है या नो है, या फिर ऐसे पूछ भी सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, या फिर और दूसरा तरीका, तीसरा तरीका ये भी है कि क्या वो डिपेंडेंट है या कि वो इंडिपेंडेंट है, ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे भी पूछ ले, घुमा फिरा के आपको कुल मिला के आंसर वही देना है, यूनिक, इनफाइनाइटली, नो। भाई इनकंसिस्टेंट पूछेगा तो उसमें दो केस बनेंगे, कौन कौन से? यूनिक वाला और इनफाइनाइटली मैनी वाला। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको चेक करना है सबसे पहले वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी लीनियर इक्वेशन है वो लिख देते हैं। पहली है x + 5 = 5, दूसरी है 2x + 2y = 10। ठीक है, कह रहा इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब आप, मैं इसको सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि भाई इसको विदाउट ग्राफ पेपर सॉल्व मत करना। ठीक है, अगर आपके कोऑर्डिनेट गलत हो गए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। मान लो यूनिक वाला बन रहा हो केस और आपने इनफाइनाइटली वाला बना दिया, तो भाई साहब लेने के दिन हो गए। ठीक है, तो इस वजह से ग्राफ पेपर की हेल्प से ही बनाना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा व्हाइट बोर्ड पर बनाने की। अगर नहीं बनता है तो आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, समझ गया? फिलहाल मैं पूरा ट्राई करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा यार, तुम चिंता मत करो। ठीक है, पहली क्वेश्चन ये है, दूसरी क्वेश्चन है अच्छा ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे पता है आपने क्लास 9th में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा है, मुझे अच्छे से याद है। क्लास 9th में सिलेबस में भी आप लोगों ने है तो बिल्कुल पढ़ा होगा। तो कैसे करते हैं, मान लो आपने भूल गए। ठीक है, मान लो आप भूल गए हो, बट कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है आपको इसके नीचे डब्बा बनाना है। ठीक है, फिर ऐसे करके लाइन खींचनी। मैं हर एक स्टेप बताऊंगा, हर एक स्टेप। यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर लिखना है y, फिर x से लाइन खींचनी। ठीक है, कम से कम आप इसके कम से कम 2 सोल्यूशन तो निकाल लो, मिनिमम 2। मैक्सिमम आप कितने में निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 2 में भी आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपको 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो आओ x को कुछ मानो कि y की वैल्यू मिल जाए। मैं x को अगर 0 मानता हूं तो y हमको 5 मिलेगा। बताओ मिलेगा या नहीं? और अगर हम y को 0 मान ले और x 5 मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। तो हमको हमारे 2 सोल्यूशन बन गए। अब आ जाए इस इक्वेशन। इस इक्वेशन में भी सेम एज आपको डब्बा बनाना है। ठीक है, डब्बे में डब्बा बनाना है फिर से, और फिर से डब्बे में डब्बा बनाना है। ऐसे डब्बे में डब्बा बन जाएगा, समझ गए? डब्बे में डब्बा बन गया। अब आ जाओ क्या करना, देखो अब समझो। अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रख दो भाई, क्या रख दिया जाएगा? x की वैल्यू 0 रख देगा, x की वैल्यू 0 रख देगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू 5 आएगी। y की वैल्यू 5 आएगी। अच्छा, अगर y की वैल्यू 0 रख दे, y की वैल्यू 0 रख दे, तो y x कितना आएगा? 5 आएगा। भाई साहब ध्यान से देखो, यहाँ तो सब बराबर हो गया। अब ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। देखो ये है आपकी y एक्सिस और ये है आपकी x एक्सिस। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पर लाइन वाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 3 5। ठीक है, 5 यहाँ पर हाईएस्ट है तो वहीं पर जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कोई है नहीं तो पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो। ये आपकी देखो 1 हो जाएगी,
ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी और यहाँ पर 5 हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं रुको रुको भाई इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस डब्बे को थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, मैंने x को 0 माना था, y 5 मिला था, y को 0 माना था, ये 5। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अब यहाँ से देखो, इस वाली क्वेश्चन को पहले ड्रॉ करते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, इतनी बात तो तय। तो 0,5 पहला कोऑर्डिनेट, 0 आपका ये है, ,5 मतलब 0 से 5 तक ये पहली मिल गया भैया। ठीक है, और दूसरा है 50, 50 मतलब ये इस लाइन को मिला देना। बोलो स्ट्रेट लाइन बनी कि नहीं बनी? स्ट्रेट लाइन बनी कि नहीं बनी? बनी, बिल्कुल बनी। चलो ये तो आपकी पहली लाइन हो गई, इस ये वाली। अब बताओ इसको ड्रॉ करते हैं, तो सेम कोऑर्डिनेट ही बनेगा। सेम भाई, 0 से कहाँ जाएंगे? देखो 0 से 5 मतलब इस पॉइंट पर, फिर 5 से 0 इस पॉइंट पर, मतलब ये वाली लाइन भी इसी के ऊपर ही बनेगी, ये वाली लाइन भी इसी के ऊपर ही बनेगी। लाइन क्या हो गई? एक के ऊपर एक हो गई। ऐसे तो ही भाई, लाइन एक के ऊपर एक, ऐसे वाला केस हो गया। ऐसे ही वाला केस हुआ है भाई, ध्यान से देखो। तो जब ऐसा वाला केस हो तो हमको पता है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और वो भी इक्वल है c1/c2 के। तो इस केस को क्या कहते हैं? इस केस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और हमसे पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बिहाफ पर, तो ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, वो आप बताओगे। वो आप बताओगे, क्या पता है? क्या बताओगे? बताओ। कंसिस्टेंट है, बिल्कुल है। अच्छा, कंसिस्टेंट में कौन सा केस है? डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? भैया डिपेंडेंट है, भैया जी डिपेंडेंट है। ठीक है, बोलो समझ गए? समझ गए क्या? समझ गए क्या? मैं एक और लिख देता भैया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस। मतलब कुछ भी मार्क्स कट करने का 1% भी गुंजाइश मैंने नहीं छोड़ी, सब कुछ लिखा भाई। ये रेशियो भी लिखा, कंसिस्टेंट भी लिखा, डिपेंडेंट भी लिखा, इनफाइनाइटली मैनी भी लिखा। अब सवाल में क्या पूछा था? कंसिस्टेंट है या नहीं? तो कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस हैं। कितने हैं? इनफाइनाइटली मैनी। तो आप बोलो समझ में आएंगे नहीं? बोलो भैया समझ में आएगी नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया हो, चमक गया हो। अब चलते हैं अगले सवाल पर। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको ग्राफ की हेल्प से बताना है कि सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइटली है, नो है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। कैसा भी पूछे कंफ्यूज मत होना, आपको सब कुछ मैंने बता दिया और मुझे अच्छे से पता है आपको सब कुछ आ भी गया। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली। कर गया भाई थोड़ा, जो आपको कह रहा है सॉल्व ग्राफिकली x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। कह रहा है सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एट वाई एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द एरिया। क्या बोला? मैं फिर से पूरा लिख देता हूँ भाई, पूरा लिख देता हूँ। कह रहा है सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस। जो भी इस लाइन से एरिया रीजन जो होगा वो शेडेड रीजन है, ठीक है, बाउंडेड बाय दीज लाइंस, उसी लाइन को हमको इसका एरिया बताना है। ठीक है, समझ गए क्या? समझ गए क्या भैया? बोलो समझ गए क्या? अब जल्दी से हमको इसके सोल्यूशन बताना है। चलो डब्बा बनाते हैं भैया, और डब्बे में डब्बा बनाते हैं। ठीक है, समझ गया भैया? मुझे अच्छे से पता है। आ जाओ, x को कुछ मान लो। अगर मैंने x को 0 ले लिया तो y कितना आएगा? -1 आएगा। अच्छा ठीक है, अगर मैंने y को 0 ले लिया तो x कितना आएगा? 1 आएगा। बोलो
समझ गए। अगर आप ऐसे अपने खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप वैल्यू को साइड में कहीं रफ, ये आपका जो मैं कह रहा हूँ भी रफ वर्क है, ठीक है, आपको शो करने है, शो कर भी देते हो तो कोई गुनाह नहीं है भाई, ठीक है, कर दिया है कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब आपका रफ वर्क होता है। जो भी आपको मेन जो काम करना है वो क्या करना है, आपको ग्राफ सही होना चाहिए, शेडेड रीजन सही होना चाहिए, उसका एरिया सही होना चाहिए। बस टीचर इतनी ही चीज, तीन चीज देखेगा और नंबर आपको दे देगा। स्टेप मार्किंग इसे ही कहते हैं भैया, समझ गए। और आपको बोर्ड के लिए ही तैयार होना है, समझ गए, ठीक। पहला मैंने बना लिया, मैंने कहा मिनिमम आप 2 सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया अब यही नहीं कि सोल्यूशन निकालना ही बैठ गए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 2 निकाल लो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं मन भर रहा है तो 3 निकाल लो, और क्या बताएं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, इसमें भी भैया आ जाओ, डब्बे में डब्बा बनाते हैं, ठीक है। चलो डब्बे में डब्बा। अब आ जाओ, एक्स की प्लेस पर हमको क्या रखना है बताओ। एक्स की प्लेस पर अगर 0 रख दें तो वाई 8 आएगा कि नहीं। यहाँ पर 0 मतलब 2 इंटू 0 0 और y की वैल्यू 8 आ गई, ठीक। अगर मैंने y को 0 रख दिया तो x कितना आएगा, 4 आएगा। y को 0 रखने पे x 4 आएगा क्योंकि देखो यहाँ 0 हो गया, फिर 2 इधर आएगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। समझ गया क्या, बहुत बढ़िया। चलो अब इसी की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं। चलो भैया समझ गया क्या। अब आ जाओ, इसको हम थोड़ा कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं वरना कार्टेशियन प्लेन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0, -1, दूसरा है आपका 1, क्या है 0 है, ठीक है। और फिर तीसरा है आपका 0, 8 और चौथा है 4, 0। ये हमको कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट मिले जिसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। ओ भाई, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको ग्राफ पेपर ही यूज करना है, ठीक है। चलो एक काम करते, सब कुछ तो पॉजिटिव है, सिर्फ एक साइड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला एरिया ज्यादा लेते हैं। समझ गया क्या, क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ गया क्या, ठीक है, ऐसे। ओके अब आ जाओ, नंबरिंग करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है -1, ठीक है, क्योंकि -1 हमको चाहिए इस वजह से हमने बना दिया। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पर आ दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। U2 भैया काफी पास बन गया है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से कोऑर्डिनेट को बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन जो भी बन रही है ज्वाइन करते हैं। पहला है 0, -1, 0, -1। ओ भाई ये क्या हो गया, मुझे तो नीचे जाना है, ठीक है। 0, -1 आपका ये है, ठीक है। दूसरा कह रहा है 1, 0, 1, 0, 1 एक्स एक्सिस ये भाई साहब। तो पहली लाइन आपकी ये बन गई, इसको ज्वाइन कर लो भैया, ठीक है। ऐसी लंबी सी लाइन खींच लो, ये आपकी बोलो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बिल्कुल। अब आ जाओ, ये दोनों अलग थे, ये दोनों अलग थे, अब इसको बना दे 0, 8, 0, 8 ये आपका बना, ठीक है। और दूसरा बना है आपका 4, 0 मतलब ये, ठीक है। अब इस लाइन को भी ज्वाइन कर लेते हैं, बोलो बन गया क्या, ठीक है। इसको सही से बनाते हैं भाई, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो ध्यान से देखो, ये 3 पर परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, ठीक है। 3 पर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट हो रही है, ये देखो। अब मान लो ये एक पॉइंट ए था, ठीक है, ये ओ पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था और ये पी पॉइंट था, ठीक है। और इसको एम मान लो, समझ गया क्या, चलो ठीक है। अब आ जाओ एरिया। अब जितना भी शेडेड रीजन है, शेडेड मतलब जितना भी हमारा ये आया, देखो ये वाला रीजन, पूरा ये वाला रीजन हमारा शेडेड है। अब इसी का हमको एरिया फाइंड करना है। कैसे होगा, कैसे फाइंड करेंगे,
अब हमारा देखो, एक ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है कि नहीं भाई, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, सब कुछ है, मतलब हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, समझ गए। तो हमको ए बी की लेंथ देखनी है, ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की, ए से लेकर के बी तक कितनी लेंथ है, 9 है, 9। भाई साहब 8 में -1 मत कर देना, लेंथ है -1 है तो क्या हुआ, लेकिन लाइन तो पूरी ऐड होगी ना, 8 + 1 तो 9 हो जाएगा, समझ गया। 8 में 1 माइनस मत कर देना गलती से भी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, जो एम और पी है, जो ये क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है भाई, एम पी कितना है 3, एम पी कितना है 3 है, 3 है ना भाई, हाँ ठीक है। लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, 3,2, हाँ ठीक है 3 है, ओके फाइन है। अब आ जाओ यहाँ पर, बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई साहब ओके। तो अब ध्यान से देखिए, हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल तो उसके बिहाफ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस में इंटू में हाइट, क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाफ तो एज इट इज रहेगा, बेस क्या है आपका, बेस, बेस आपका ये पूरा है, तो कितना है 9 है भाई, ठीक है। और हाइट कितनी है परपेंडिकुलर, तो 3 यूनिट्स है भाई, देखो 3 यूनिट्स, तो इंटू में 3 हो जाएगा, तो इसको कुछ कटवट तो होगा नहीं, हो जाएगा 27/2। अब 27/2 मतलब हाफ करेंगे तो 13.5 हो जाएगा, तो 13.5 स्क्वायर मीटर यही आपका आंसर है, 13.5 स्क्वायर मीटर यही इसका आंसर है। तो हमने इसकी हेल्प से बताया कि शेडेड रीजन कौन सा है, शेडेड रीजन ये है आपका, ठीक है, ये पूरा आपका शेडेड रीजन है, और इसी की हेल्प से मैंने एक ट्राइंगल बना और उसका मैंने एरिया फाइंड किया, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया हो। अब इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, आपको ट्राई करना और कमेंट में उसका आंसर देके जाना है। क्वेश्चन क्या एकदम इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कह रहा है गिवन फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, आपकी x + 3y = 6 पहली इक्वेशन है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 2x + 6y = 12, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। भाई देखो, थोड़ा समझ जाना कि इसने अपना साथ देना बंद कर दिया है, कोई बात नहीं, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। ध्यान से देखो सॉल्यूशन, भाई टॉपिक पे आते हैं। देखो, दो इक्वेशंस हैं, आपको चेक करके बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन कैसे, ग्राफिकली, ब्रैकेट में लिखो भैया ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करना और उसका आंसर मुझे आपको कमेंट में चाहिए, ठीक है। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को एकदम बढ़िया से क्लास में मजा आया हो और सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर हो गए हो, आपका बेसिक्स एकदम क्लियर हो गया हो। और आप मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग दो मेजर पार्ट को कवर करने वाले हैं, जहाँ से हम लोगों को सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको जनरली क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।